हमारा जो टॉपिक है आज का वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के टाइप में जो सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब जैसा कि इस रिएक्शन का नाम है, इसके नाम से पता चल रहा है कि हम कंबाइन कराने वाले हैं किसी चीज़ को, है ना। तो हम किस किस को कंबाइन कराने वाले हैं? तो आंसर हो सकता है हम दो एलिमेंट को कंबाइन कराएं, ठीक है, या हम हो सकता है कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को कंबाइन कराएं, या हम दो कंपाउंड को कंबाइन कराएं। समझ आ गई बात? तो हम दो एलिमेंट या दो कंपाउंड को कंबाइन कराकर जब एक कंपाउंड या एक एलिमेंट एक कंपाउंड बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होंगी वो क्या कहलाएंगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो फिर से द रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। अब जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? सिंगल कंपाउंड। और जब हम स्टार्टिंग में लेकर चलेंगे तो क्या कितने लेकर चलेंगे? टू या टू से ज़्यादा। क्या क्या हो सकते हैं वो? एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं। तो अगर हम कोई एक जनरल रिएक्शन बनाना चाहें इसकी, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सुनिए ध्यान से। जब ए और बी कोई दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई एक चीज़ बनाते हैं, सी, ए और बी मिलकर क्या बनाते हैं? सी, तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई। दो चीज़ों का मिलकर एक चीज़ बनाना, तीन चीज़ों का मिलकर एक चीज़ बनाना, चार चीज़ों का मिलकर एक चीज़ बनाना, क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में? अच्छा, इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। वो ये कि सपोज करो ये मेरे पास एक मैग्नीशियम की रिबन है, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एलिमेंट है, उसका एक रिबन है मेरे पास। इस मैग्नीशियम के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत ही केमिकली रिएक्टिव होता है, अच्छा खासा रिएक्ट करता है ये। तो जब आप इसको नेचर में खुला छोड़ देते हो, जैसे मैंने सपोज करो इस रूम में रख दिया, तो इस रूम में एयर है, ऑक्सीजन है, तो एयर से ये क्या करता है? रिएक्ट कर जाता है। आपको कराना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप से रिएक्ट कर जाएगा। और ये जो मैग्नीशियम है ये एयर से रिएक्ट करके इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी लेयर बन जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। अब सपोज करो आपको कभी कोई एक एक्सपेरिमेंट करना था और आपको मैग्नीशियम की जरूरत है। किसकी जरूरत है बताओ? मैग्नीशियम की। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की नहीं, मैग्नीशियम की जरूरत है। तो आपने फिर ये रिबन उठाई और जब आप एक्सपेरिमेंट करने चलोगे तो क्या ये मैग्नीशियम है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम तो बचा ही नहीं क्योंकि ये एयर से रिएक्ट कर चुका है। तो जब भी मैग्नीशियम को फ्री एयर में रख दिया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है अपने ऊपर व्हाइट कलर की। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करें तो पहले हमें मैग्नीशियम रिबन को क्या करना पड़ता है? क्लीन करना पड़ता है। तो पहले हम उसको क्लीन करेंगे, क्लीन करके वहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाएंगे और हटाने के बाद फिर हमें जो भी एक्सपेरिमेंट अपना मैग्नीशियम के साथ करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चों एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि मैग्नीशियम जो होता है वो एयर से कंबाइंड होता है और एयर से कंबाइंड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, ये रिएक्शन को मैं बैलेंस फॉर्म में लिख देता हूँ, ले। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये समझ आया आपको? सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें दो लोगों ने मिलकर एक बनाया। जब भी दो चीजें मिलकर एक बनाती हैं तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये समझ आया आपको? ठीक है, अब इसका एक और वेरी इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल हम समझते हैं। एक तो ये मैग्नीशियम वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो इसलिए भी दिया कि आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है। तो उसका आंसर आपको क्लियर है सबको? क्योंकि उसके ऊपर किसकी लेयर बन जाती है बोलो? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो उसे क्लीन करना जरूरी है। दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल आपको देता हूं कि बच्चों हमारे पास जो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम, इसके अंदर जब मैं वाटर को मिलाता हूं, है ना, क्विक लाइम के साथ वाटर को जब मैं मिलाता हूं तो वो सिलेक्ट लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज सिलेक्ट लाइम। ओके, ये आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो। कहां पर देखते हैं सर?
जब मैंने इस रूम में ये वाइट वॉश कराया था, तो वाइट वॉश कराते वक्त वो जो वाइट पेंट करने आया था, वाइट वॉश करने आया था, उसके पास एक पाउडर था। वो पाउडर किसका था उसके पास? क्विक लाइम का। और उसने क्या किया, उसको बकेट में रखा और ऊपर से उसने उसमें पानी भर दिया और पानी भर के इसको मिला दिया। मिलाकर क्या बन के तैयार हो गया? स्लेक्ट लाइम। ये वाइट वॉश कहलाता है। ये हमारा वाइट वॉश है जो हम अपनी दीवारों पर यहाँ पर हमने किया हुआ है ना, ये वो है स्लेक्ट लाइम। समझ आ रही बात आपको? तो इसमें कुछ हमने ऑब्जर्वेशन देखे हैं। पहले तो बेसिक वाली बात आपको ये बता दूं कि इसमें दो चीजें मिलकर एक चीज बना रही हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो आपको क्लियर है, दो मिलकर क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब मैं आपको इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन बताता हूं। नंबर 1 मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब उसने बकेट में क्विक लाइम को रखा था और उसने जब पानी डाला था, तो जब मैंने बकेट को छूकर देखा तो वो बकेट गर्म हो चुका था। जब मैंने उसे ऐसा करने के लिए दिया था तो बकेट गर्म नहीं था, लेकिन जब उसने क्विक लाइम डालकर पानी डाला उसके अंदर तो वो बकेट कैसा हो गया था? गर्म हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जब होती है तो स्लेक्ट लाइम बनने के साथ साथ वहां पर क्या बनता है? हीट। वहां पर क्या बनता है? हीट बनता है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें प्रोडक्ट में हीट मिलती है, इस तरह की रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। कौन सी रिएक्शन बच्चों? एक्जोथर्मिक। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये आपको कहीं ना कहीं काम आएगा जब आपको जरूरत होगी एक्जोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल की। नंबर 1 बात। ओके, नंबर 2 इज दिस कि ये जो स्लेक्ट लाइम है, इसको अगर हम रिएक्ट कराएं CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट में। और कैल्शियम कार्बोनेट शाइनिंग सरफेस देता है। कैसी सरफेस? शाइनिंग सरफेस। जैसे आप ये देख रहे हो स्टोन, है ना, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। हम इसी को क्यों बिछाते हैं अपने घरों में? क्योंकि शाइनिंग सरफेस देता है, देखने में अच्छा लगता है। ऐसे ही हम जब स्लेक्ट लाइम जो होता है हमारे पास, उससे हम क्या करते हैं? CO2 को पास करा देते हैं और फिर दीवारों पर लगाते हैं। शाइनिंग सरफेस वाली दीवारें बन जाती हैं, देखने में अच्छी लगती हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। और ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है बताओ? कौन सी? एक्जोथर्मिक एंड ऑल्सो कॉम्बिनेशन, दोनों में काम करेगी ये हमारे। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो अगर हम बेसिक सी बात अगर हम समझ पाएं तो बेसिक सी बात ये है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिलकर जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं, और उसका एग्जाम्पल है ये। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन में नंबर 2 पर आता है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। मतलब इस बात का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि A और B ये दोनों ऐड होते हैं और ऐड होकर एक नया प्रोडक्ट देते हैं C। ठीक है। अब इसका उल्टा हम करने वाले हैं। उसका उल्टा हम ये करने वाले हैं कि अब हमारे पास होगा C और वो टूटेगा, ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर 2 या 2 से ज़्यादा हमें कंपाउंड देगा। ठीक है। तो C यहाँ पर टूटकर A और B दे रहा है। पहले क्या हो रहा था बताओ? A और B कंबाइंड होकर C बना रहे थे। अब क्या हो रहा है? C ब्रेक हो रहा है और A एंड B दे रहा है। ठीक है। तो यही हमने इसकी डेफिनेशन में यहाँ नोट की हुई है। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड, कितने कंपाउंड है बताओ? सिंगल, एक ही कंपाउंड है जो ब्रेक होगा और ब्रेक होकर हमें क्या देगा? 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस या कंपाउंड। ठीक है। ये बात आ गई आपको समझ में? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कुछ खास बातें हैं। नंबर 1, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा एनर्जी की नीड होती है। इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए हमेशा किसकी नीड होती है? एनर्जी की। इस बात को हमें कैसे पता चलेगा कि उसे एनर्जी की नीड थी? तो एक्चुअल में बात यह है कि ये एक कंपाउंड है, मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये रखा हुआ है। ये जब रखा हुआ है तो इसे अगर नेचर में किसी भी तरह से हीट एनर्जी मिले तो ये क्या करेगा? उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके टूटना शुरू हो जाएगा और टूटकर फाइनली नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो
तो इसको ये अपने आप, ये ऐसा नहीं करना है कि हम तोड़ रहे हैं इसको बस हमें तोड़ने के लिए एनर्जी देनी है। वो चाहे हम दें इसको या इसको नेचर से कहीं से मिले, ये टूटेगा और नए कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, अब इसको जो एनर्जी मिलेगी, इसको टूटने के लिए जो एनर्जी मिलेगी, उसके डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसको हीट करना शुरू कर दूं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि मैं इसको हीट करना शुरू कर दूं। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा ये टूट जाएगा। ठीक है, तो दो नए कंपाउंड बनके तैयार हो गए। क्लियर है ये बात? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। तो जब भी हम इसको हीट करेंगे, तोड़ने के लिए इसे हीट करेंगे, तो उस टाइप का जो डिकम्पोजिशन होगा वो क्या कहलाएगा? थर्मो डिकम्पोजिशन। क्या कहलाएगा? थर्मो डिकम्पोजिशन। थर्मो का मतलब हीट से डिकम्पोज कराना। ठीक है ना? तो हमारा जो इसका जो टाइप होगा पहला, वो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मो डिकम्पोजिशन आप कह सकते हो। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक तो ये हो गया। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन बताइए कब होगा? जब हम उसे क्या देंगे, जब उसे क्या मिलेगा? हीट। यहां पर जो सोर्स है इसको ब्रेक कराने का वो हीट है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि ये कहीं पर रखा हुआ था, ठीक है, अपनी सॉल्यूशन फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में। ठीक, तो हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। हमने क्या पास करा दी? इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास करा दिया इसमें से। अब जब मैं इसे करंट पास कराऊंगा तो जनरली ये आयोनिक सॉल्यूशन के साथ होता है कि आयोनिक सॉल्यूशन से करंट पास कराने पर वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। किस में ब्रेक हो जाएंगे? आयंस में। और उन्हीं आयंस से आपस में कंबाइंड होकर सिंपलर सब्सटेंसेस बनेंगे। ठीक है, तो ब्रेक करने का एक और तरीका है क्या? इलेक्ट्रिसिटी दे दो। और जब आप इलेक्ट्रिसिटी दे दोगे तो उस टाइम जो डिकम्पोजिशन होगा वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें इसको तोड़ने का लिए हम किसको यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये ठीक है। अच्छा, फिर एक और तरीका है, एक और मेथड क्या है कि ये कहीं पर रखा हुआ था नेचर में, कहीं पर हमने इसको देखा कि ये रखा हुआ है और सन यहाँ पर है। अब सन से लाइट आ रही है या किसी दूसरे सोर्स से लाइट आ रही है, जैसे हमने यहाँ पर बल्ब लगाया हुआ है, वहाँ से लाइट आ रही है ना। ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं से इसके ऊपर लाइट गिर रही है। ठीक है, जब यहाँ पर लाइट आएगी तो उस ये लाइट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को यूज करेगा अपने आप को तोड़ने के लिए। ठीक है, उस केस में भी क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। बट अब यूज किसको कर रहे हैं हम? लाइट एनर्जी को। तो इस तरह के जो डिकम्पोजिशन होंगे वो फोटो डिकम्पोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, फोटोलाइटिक आप कह सकते हो, फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम किससे ब्रेक करा रहे हैं इसको? लाइट से, लाइट एनर्जी को यूज करके। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो तो तीन तरीके से ये कोई एक जो सब्सटेंस है सी, है ना, ये जो कंपाउंड है सी, ये तीन तरीके से एनर्जी ले सकता है और एनर्जी लेकर अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में? अब तीनों ही केसेस में एक बात कॉमन थी, क्या? तीनों ही केसेस में ये एनर्जी ले रहा था। अब अगर ये तीनों ही केसेस में एनर्जी ले रहा है तो ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी को लेती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं? एंडोथर्मिक। इसका मतलब जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सब की सब कैसी हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। ये सब बच्चों को नोट कर लेना चाहिए। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो आंसर है ऐसी रिएक्शन जिनको रिएक्शन को होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दो तरह के एग्जाम्पल हैं। एक तो ये कि हमने ये रिएक्शन कराई और इसमें हमें प्रोडक्ट में क्या मिली? एनर्जी, है ना। तो जब हमें प्रोडक्ट में एनर्जी मिलती है, हमें मिलती है एनर्जी, जब हमें मिलेगी तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? बोलो, एक्सोथर्मिक। और जब हमें देनी पड़ेगी तब वो कौन सी रिएक्शन होगी?
एंडोथर्मिक। ये समझ आ रहा है आपको? ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब हम 1 बाय 1 थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर, ये नोट कर हो गया, सबका हो गया? तो पहला कर लो थर्मल डिकम्पोजिशन। अब पहला लेकर हम आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में हम अगर एक एग्जाम्पल लें तो हम ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास है, उसको आपने हीट करना स्टार्ट कर दिया। आपने क्या दी इसको? आपने दी क्या? हीट। जब आप इसको हीट करते हो तो ये अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है। ये अपना कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या देख पा रहे हो? एक अकेला मिलकर दो लोग बना रहा है। तो ये कौन सी वाली रिएक्शन हुई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या यूज हुई? हीट। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कौन सा टाइप हुआ? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुकों में लिखे रहते हैं, तो आप कम से कम 2 एग्जाम्पल तैयार कर लोगे जो आपको ठीक लगते हो। ठीक है, ये इस तरह से। तो जहां पर एक कंपाउंड ब्रेक होकर 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाएगा, वो सब हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, दूसरा हमारे पास कौन सा होता है बताओ? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हाँ, ये बात है कि जब हम हीट देते हैं तो इसको ब्रेक करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक इसको पहुंचाना होगा हमें। वो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टेम्परेचर तक पहुंचाना है? वो भी आप एक्सपेरिमेंट से ही पता करोगे। जब आप वेरी फर्स्ट टाइम जब कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करा रहे होगे तो आपने एक रैंडम एक हीट देना स्टार्ट की होगी, फिर उस रैंडम हीट से आपने टेम्परेचर को 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री करके इंक्रीज किया होगा। फिर आपको एक टाइम पर आकर ये पता चला होगा कि अच्छा एक जैसे एग्जांपल के लिए सिर्फ जैसे 500 डिग्री सेल्सियस पर ये ब्रेक हो जाता है। तो आपने नोट कर लिया और आपने बुक में लिखवा दिया कि आगे से स्टूडेंट्स को पता रहे कि जब ये ब्रेक होता है तो 500 पर होता है या ये 1000 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ये बाय एक्सपेरिमेंट कर करके हमने पर्टिकुलर टेम्परेचर निकाले हैं। तो जब आप आगे जाकर और केमिस्ट्री पढ़ोगे क्लास 10th में ही, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखेंगे टेम्परेचर 523 केल्विन, है ना, 1000 केल्विन, वो आपको वहाँ पर लिखे हुए दिखेंगे जो कि बाय एक्सपेरिमेंट निकाले गए हैं। ठीक है, ओके। तो दूसरा टाइप का हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का ऑफ कोर्स ये एक डिकम्पोजिशन तो यहाँ पर होना है, तो मैं यहाँ पर एक डिकम्पोजिशन करा कर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर डिकम्पोजिशन के लिए मैं वाटर ले रहा हूँ और वाटर का डिकम्पोजिशन करा रहा हूँ इस तरह से कि वाटर को जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, वाटर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तब क्या होता है? तो आंसर है वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किस किस में ब्रेक हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इस रिएक्शन में ऑफ कोर्स ये डिकम्पोजिशन तो है, ये तो क्लियर है आपको कि ये डिकम्पोजिशन क्यों है बताओ? क्योंकि एक सिंगल सब्सटेंस ने, एक सिंगल कंपाउंड ने 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाए या सब्सटेंस बनाए। ठीक है, इसलिए डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्यों है? क्योंकि इसने ब्रेक होने के लिए किसको यूज किया? इलेक्ट्रिक करंट को, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। अब तीसरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पर हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमने ये देखा कि जब ये ब्रेक होता है तो वहाँ पर 2 गैसेस बनती हैं। एक बन रही है हाइड्रोजन गैस और दूसरी कौन सी बन रही है? ऑक्सीजन गैस। और ये भी हमने ऑब्जर्व किया है कि ये वाली जो गैस बन रही है उसका अमाउंट इस वाली गैस के कंपैरिजन में डबल है। इस वाली गैस का अमाउंट इस वाली गैस के कंपैरिजन में कैसा है? डबल है। देख रहे हो आप यहाँ पर ये कितने बने? H2 2 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितने बने हैं? 1। तो ये डबल बना है। क्लियर है ये वाली बात? और हमने इनको टेस्ट करके भी देखा है कि ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। इसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया है? एक कैंडल का यूज किया है, बर्निंग कैंडल का। तो एक कैंडल को आप बर्न करो या एक सिंपली आप मैच स्टिक ले लो, एक माचिस ले लो, माचिस की तीली को जलाओ और जलाने के बाद आपका जहाँ भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और जहाँ पर गैस ज़्यादा अमाउंट में बन रही है उसके पास लेकर जाओ।
या एक कैंडल को बर्न करो और उसके पास लेकर जाओ। तो जैसे ही हम उस गैस के पास लेकर जाएंगे जो कि ज़्यादा अमाउंट में है, उसके पास कैंडल को ले जाते ही वहाँ फक फक इस तरह से आवाज़ आएगी, पॉप का साउंड आएगा वहाँ पर, है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी वाली गैस है, बोलो, हाइड्रोजन गैस। तो पॉप साउंड वाला जो टेस्टिंग है ये किसके लिए यूज करते हैं हम, हाइड्रोजन गैस के लिए। ध्यान रखना, करने का तरीका समझ आ रहा है। जब भी हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करनी हो तो क्या तरीका है, बर्न करके कैंडल को बर्न कर लो और उसको गैस के पास ले जाकर रखो। जैसे आप लेकर जाओगे तो वहां पर पॉप पॉप का साउंड आएगा, मतलब कि जो आपका जो बर्न जो हो रहा था वो स्मूथ बर्न नहीं होगा, वो क्या होगा, इस तरह से हिलने लग जाएगा ऊपर, तो पॉप पॉप साउंड बनेगा वहां पर। तो आप समझ जाओगे कि ये वाली गैस जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है कंबस्शन को। तो वो कौन सी गैस है, फिर जब आप बर्निंग कैंडल को इस वाली गैस के पास लेकर गए तो वो सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन तो सपोर्ट करेगा उसको, है ना। तो वहां पर इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं, तो आप समझ जाओगे क्या है ये, ऑक्सीजन। और जो सपोर्ट नहीं कर रहा है वो क्या है, जो पॉप का साउंड करने लगे। तो इस तरह से आप वहां पर उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, एक अनदर एग्जाम्पल एक और लिख लो। सोडियम क्लोराइड से जब आप इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हो, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्या बात सर, कि जो सोडियम क्लोराइड है वो अपनी एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। कौन सी फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो अपनी सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये रिएक्शन वो नहीं दिखाएगा, ये डिकम्पोजिशन वो नहीं दिखाएगा। तो पहले उसको उसकी एक्वस यानी सॉल्यूशन फॉर्म में लेना है, फिर जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो सोडियम और क्लोरीन, जिसका मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया होगा कि सोडियम Na पॉजिटिव बनता है, क्लोरीन क्या बनता है, Cl नेगेटिव, और फिर ये आपस में कंबाइंड होकर क्या बना लेते हैं, NaCl, ये बताया था। तो ये उन्हीं में ब्रेक हो जाता है, फिर से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर NaCl बन रहा था। अब NaCl जब ब्रेक होगा तो किस में कन्वर्ट होगा बताओ, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। अब ऐसे हम दो मॉलिक्यूल ले लेंगे तो वहां पर कितने Na पॉजिटिव हो जाएंगे बताओ। देखो मैं आपसे फिर से पूछता हूं, Na और Cl अगर ये ब्रेक होगा तो ये किस में ब्रेक होगा, तो आंसर Na पॉजिटिव एंड, क्योंकि हमने सर पिछली क्लास में देखा था कि Na और Cl ये आपस में कंबाइंड होते हैं और ये बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके हम दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं NaCl के, तो यहां पर भी ये कितने कितने बनेंगे बोलो, दो दो बनेंगे सर। और ये मिलकर क्या बनाएगा, 2Na, और ये कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, Cl2। तो यहां पर क्लोरीन क्या बनाएगा, डाइएटॉमिक, दो एटम मिल गए ना, तो ये क्या बन जाएगा, Cl2, और ये सोडियम क्या बनाएगा, 2Na। तो यहां पर ये ब्रेक होता है किस किस में, सोडियम में एंड क्लोरीन में, ठीक है। तो जब भी इसको आप बेसिक जो ये NaCl जो होता है इसको आपको पता है ये सॉल्ट है, कौन सा वाला सॉल्ट, जो आप खाने में यूज करते हो, है ना, आप टेबल सॉल्ट जो यूज करते हो ये वो टेबल सॉल्ट है। तो जब भी इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे सॉल्यूशन फॉर्म में तो आप वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, सोडियम एंड क्लोरीन में। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, जिसमें एक चीज ब्रेक होकर दो बना रही है, ओके। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट कौन सा आता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये नोट हो गया, ओके। इसमें फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम ले सकते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इनको हम ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों ध्यान से, हम लेते हैं जैसे सिल्वर क्लोराइड को, AgCl को। तो AgCl के हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं, और ये जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड जो है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, कौन सी प्रेजेंस यहाँ पर दे रहा हूं मैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है किस किस में, सिल्वर में और क्लोरीन में, ठीक है। इसका अपना जो कलर था, वाइट कलर था सिल्वर क्लोराइड का, वो वाइट कलर सनलाइट में की प्रेजेंस में क्या होता है, चेंज होना शुरू हो जाता है और ग्रे कलर होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि सिल्वर का रहता है। तो वाइट से ये ग्रे हो रहा है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये कौन सी वाली रिएक्शन है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल दे सकते हो। इसी तरह से आप सिल्वर ब्रोमाइड का भी दे सकते हो। सिल्वर ब्रोमाइड वाले केस में भी आप क्या करोगे, सनलाइट लोगे, है ना, और वहां पर भी आप जो रिएक्शन कराओगे
तो वहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो सिल्वर ब्रोमाइड था जो कि येलो कलर का था, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है बोलो? सिल्वर, बोलो सिल्वर किस में कन्वर्ट? सिल्वर तो ग्रे में कलर कन्वर्ट होगा ना। तो ये येलो से कैसा हो रहा है? ग्रे। ये व्हाइट से कैसा हो रहा है? ग्रे। कलर में चेंज आ रहा है इस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की एग्जांपल है जिसमें एक अकेला दो बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट में नाम से पता चल रहा है, देखो जितनी भी आप टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हो उनके नामों में ही उनकी डेफिनेशन भी छुपी हुई है। कॉम्बिनेशन नाम से पता चला कि कंबाइन करना और एक बनाना। डिकम्पोजिशन नाम से पता चला कि तोड़ना और दो बनाना, ठीक है। ऐसी डिस्प्लेसमेंट में नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होने वाला है कहीं से, ठीक है। अब वो डिस्प्लेस क्या होने वाला है? डिस्प्लेस इस तरह से होगा, यहां पर ए होगा, ओके, ये ए है, कोई मेटल है, और यहां पर बी सी, ये एक दूसरे मेटल का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये एक मेटल है और ये दूसरे मेटल बी मेटल का ये सॉल्यूशन है बी सी, ओके। अब ए वाला जो मेटल है वो इस वाले से क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। मैं मेटल ना कहकर थोड़ी देर के लिए एलिमेंट कह रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है सिर्फ मेटल की बातें हों। तो ये वाला जो एलिमेंट है वो इस वाले एलिमेंट से क्या है? ज्यादा रिएक्टिव। अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो इन दोनों के बीच में आपस में फाइट होगी कि ये जो सी है इसको मैं अपने साथ रखूंगा और ये अपने साथ ही रखना चाहेगा क्योंकि ये स्टेबल है इसके साथ रहकर। तो ये क्या करेगा? ये क्योंकि ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा रिएक्टिव था, तो ये इसको यहां से डिस्प्लेस करा पाएगा। तो ये इसको जब डिस्प्लेस करा देगा तो ए किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा? सी के साथ, और बी को उसने अलग कर दिया। लेकिन ए बी को तभी अलग कर पाएगा जब ए इससे ज्यादा पावरफुल हो या मैं कहूं ज्यादा रिएक्टिव हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें बच्चों, जैसे मैंने यहां पर लिखा जिंक, ठीक है, जिंक का मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया और यहां पर मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, ओके। ये एक मेटल है और ये एक दूसरे मेटल का सॉल्यूशन है। अब ये वाला मेटल अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। अगर ये इससे ज्यादा रिएक्टिव नहीं हुआ तो यहां पर किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन का केस रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो जिंक इस कॉपर को यहां से हटा देगा, डिस्प्लेस करा देगा। तो क्या बन के तैयार होगा बोलो? और जो सल्फेट है वो अपने साथ लगा लेगा ये, है ना। तो जिंक सल्फेट और कॉपर ये अलग हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो जो ज्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर वाले को दूर कर देगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा पावरफुल है या मैं कहूं कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो उसके लिए आपको एक सीरीज तैयार करनी पड़ेगी, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज जो आपके सामने लिखी हुई है, इसमें जो मोस्ट पावरफुल है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, जो लीस्ट पावरफुल है वो सबसे नीचे लिखा हुआ है। मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो किसी को भी डिस्प्लेस करा सकता है, ऐसे एलिमेंट का नाम क्या है? पोटेशियम। जो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं करा सकता कभी भी, उसका नाम क्या है? गोल्ड, ठीक। अब ये वाली जो रिएक्टिविटी सीरीज जो लिखी गई है वो ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है? डिक्रीज। इस बात का मतलब ये है कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम कौन है? बेरियम। तो पोटेशियम बेरियम के जितने सॉल्यूशन होंगे उसमें से बेरियम को डिस्प्लेस कर सकता है। कौन? पोटेशियम। बेरियम जो है वो कैल्शियम के जितने भी सॉल्यूशन होंगे उनमें से कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है। सिमिलरली कैल्शियम मैग्नीशियम के, मैग्नीशियम एल्युमिनियम के, इस तरह से हम ये रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हैं। बेरियम कभी भी पोटेशियम के सॉल्यूशन में से पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, क्या बताओ मैं कोई एक ऐसी रिएक्शन कराऊं जिसमें आयरन लिख दूं मैं और यहां पर जिंक सल्फेट लिख दूं, बताइए क्या होगा? तो हमने इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखा कि आयरन जो है वो कम रिएक्टिव है, किससे? जिंक से। तो हम कहेंगे क्योंकि सर आयरन तो कम रिएक्टिव है जिंक से, तो यहां पर सर कुछ भी नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? नो रिएक्शन। ये बात आई आपको समझ में? ठीक, इस तरह से। या मैंने सपोज करो आपको बेरियम और कैल्शियम के बारे में कोई रिएक्शन दे दी, तो अगर मैंने बेरियम के साथ कैल्शियम का कोई सॉल्यूशन लिखा तो आप क्या लिखोगे कि बेरियम कैल्शियम को क्या कर देगा?
डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ये बात आ गया समझ में। जैसे मैं यहाँ पर अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और मैं इसमें ऐड करता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जनरली मेटल्स लिखे हुए हैं, बट मेटल्स के साथ एक टर्म और लिखा हुआ है, क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इसमें ऐड क्यों किया गया? तो आंसर है कि देखो सर, जितने भी ये आपने लिखे हैं ना, ये सब मेटल्स हैं, और मेटल्स की जो जनरल टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। जो टेंडेंसी मेटल्स के पास होती है वही सेम टेंडेंसी हाइड्रोजन के पास भी होती है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है? H पॉजिटिव में। H पॉजिटिव। जो ये H पॉजिटिव है ना, ये एक्चुअल में क्या है सर? तो आंसर है H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी चीज से, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो बताओ क्या बचता है? न्यूक्लियस। सिर्फ क्या बचेगा बताओ? और न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन। तो इसका जो नाम होता है वो प्रोटॉन होता है। अगर कोई आपसे कहे कि एक प्रोटॉन लिखकर दिखाना, तो आप कहना H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का क्या नाम होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों कहते हैं बताओ? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और वो इसने डोनेट कर दिया, तो अब इसके पास क्या बचा? प्रोटॉन। हालांकि न्यूट्रॉन भी हैं या नहीं है, तो वो उससे वो मैटर नहीं कर रहा। हमने कहा इसके बाद न्यूक्लियस बताया जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहता है, तो वो इसका नाम रख दिया हमने प्रोटॉन। ठीक है, तो जिस तरह से मेटल्स चीजें शो कर रहे हैं उसी तरह से हाइड्रोजन भी करता है, इसलिए हमने हाइड्रोजन को भी यहां पर बीच में रखा है। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या कॉपर हाइड्रोजन को अलग कर सकता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा सकता है? आंसर है नो, नहीं करा पाएगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कैसा है? लेस रिएक्टिव। ये बात आई आपको समझ में? इसीलिए आपको कोई एक क्वेश्चन पूछ ले जाएगा तो आप दिमाग लगाना, वहां पर आपसे पूछ ले जाएगा कि बताओ कॉपर की रिएक्शन एसिड से कराने पर क्या होगा? तो आप कहोगे सर कुछ नहीं होगा, कॉपर रिएक्ट ही नहीं करेगा एसिड से। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये ये लेस रिएक्टिव है। किससे? हाइड्रोजन से। दैट्स व्हाई देयर इज नो रिएक्शन। ये बात आई आपको समझ में? बट हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास जिंक है, आयरन है, ये सब ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब जैसे मैं आयरन की बच्चों बात करता हूं आपसे, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, किसी को भी आप ले लो। जैसे मैंने यहां पर लिया आयरन की, अगर मैं बात करूं, या एल्यूमिनियम की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो इनमें से। जैसे एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं, एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर हम किसी एसिड से करा दें, तो आप बताओ क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है? यस कर सकता है। हाइड्रोजन से ऊपर आता है ये, तो इसीलिए डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और अपना कोई कंपाउंड बना देगा। ठीक है, और साथ में क्या निकल रही होगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस वहां पर इवॉल्व होगी। क्लियर है? तो आपको इन सब से क्या पता चल रहा है कि जो ऊपर वाला, जो ऊपर आ रहा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, वो नीचे वाले के सॉल्यूशन में से उसके मेटल को अलग कर सकता है, बट नीचे वाला ऊपर वाले को अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये सब कुछ क्या चल रहा है? डिस्प्लेसमेंट। क्या चल रहा है? डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए हमने इस रिएक्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रखा है। ठीक है, ये तो ही बच्चों एक बात, डिस्प्लेस कराना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इन रिएक्शन की बच्चों एक खास बात है, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इन जितनी भी रिएक्शन हम करा रहे हैं, जैसे मैं जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराता हूं, तो एक चीज देखने को मिली है, मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूं। जैसे मान लो मैंने कहीं पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, ओके, CuSO4। ओके, नाउ मैं क्या करता हूं, इसमें आयरन की नेल को डाल देता हूं। कुछ आयरन की नेल मैंने इसके अंदर डाल दी, आयरन नेल। ओके, अब आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, क्या आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को अलग कर सकता है? यस, क्योंकि ये ऊपर आता है उससे, तो ये अलग कर सकता है। तो हमने यही चीज देखी है कि कॉपर सल्फेट जिसका ब्लू सॉल्यूशन था, कैसा था? ब्लू, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। जैसे ही मैं आयरन नेल को डालता हूं, तो थोड़ी देर बाद जब मैं इसको चेक करता हूं, तो इसका कलर फेड होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लू कलर फेड होना स्टार्ट हो जाता है। और देर में डाल के रखता हूं नेल्स को इसके अंदर, तो वो फेड होते 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 कैसा हो जाता है? कलरलेस। कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। इसका मतलब वहां पर कोई रिएक्शन हो रही है, क्योंकि कलर का चेंज होना किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? केमिकल रिएक्शन की। यानी कि वहां पर क्या हो रही है? एक केमिकल रिएक्शन। ये बात हमें समझ आ गई।
दूसरा, यहां पर ब्राउन कलर की हमें एक लेयर दिखाई देती है। यहां पर हमने देखा कि जो आयरन है वो यहां पर कैसा हो गया है, ब्राउन कलर का। और ये ब्राउन कलर का जो है वो एक्चुअल में क्या बन गया है, यहां पर कॉपर। यहां पर कौन किसकी लेयर चढ़ गई है, कॉपर की। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन हो रही है। जिंक को, या मैं आयरन की बात करूं, आयरन को जब कॉपर सल्फेट में आप डालोगे ना, यहां पर जिंक की जगह मैं आयरन ही लिख देता हूं, आयरन, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे लिख दिया है। आयरन को जब मैं इसमें डालूंगा तो आयरन का तो सल्फेट बन जाएगा, वो जो कि कलरलेस होगा। और जो यहाँ पर ब्राउन कलर का आपको दिखाई देगा वो कौन दिखाई दे रहा होगा, कॉपर। कॉपर अलग हो गया होगा वहां से, जिंक अंदर चला गया होगा और उसने बना लिया होगा, जिंक या आयरन जो भी है उसने वो बना लिया होगा, अपना सल्फेट फॉर्म कर लिया होगा, ठीक है ना, Fe2SO4 या FeSO4 जो भी है, ठीक है। हाँ, प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन बन के तैयार हो जाएगी, ओके। अब बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट वाली बात वो ये कि जब ये रिएक्शन हो रही थी तो आप इस बीकर को हाथ लगा कर देखना। जब स्टार्ट हुई थी तब वो ठंडा था, नॉर्मल था, लेकिन जब मैं हाथ लगाता हूं अब तो वो गर्म हो जाता है। तो बताओ ये क्या हो रहा है, हीट मिल रही है। इस रिएक्शन के टाइम पर हमें क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। और जब हीट मिलेगी तो हम उसे कौन सी रिएक्शन कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जनरली जितनी भी यहां पर रिएक्शन हो रही है ना, तो वो सब की सब किस कैटेगरी में आ रही हैं, एक्सोथर्मिक की। तो आपने जो आज टाइप पढ़े हैं उनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी थी जो सब की सब एंडोथर्मिक थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक एंड फिर से ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। तो आप चाहो तो इन्हें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हो, बट जब भी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया जाए तो वहां पर यह माना जाना चाहिए कि आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, क्योंकि इसके अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें मिला कि वहां ये सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि हम, ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे जहां पर दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहे होंगे। और इनके अलावा और बहुत सारी रिएक्शन के टाइप लाइक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इन सबको डिस्कस करेंगे।